नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चालाक बनने की कोशिश कर रही बीजेपी नेता मेनका गांधी बर्बाद हो गई। घर बाहर सब बेचने की नौबत आ गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि वो चंद दिनों में सड़क पर भी आ सकती है, क्योंकि मेनका गांधी के खिलाफ ऐसा एक्शन हुआ है जिससे वो बुरी तरह कंगाल हो गई है, राजनीति में भी और अपने घर में भी। मेनका गांधी को सनातन के खिलाफ जहर उगलना महंगा पड़ गया है। मेनका के खिलाफ इस्कॉन ने बड़ा कदम उठा लिया है। अब नौबत ये आ गई है कि मेनका गांधी को बीजेपी धक्के मारकर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश में है, जिससे तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। इस्कॉन से पंगा लेकर कैसे मेनका हो गई बर्बाद? इस्कॉन ने मेनका के खिलाफ क्या एक्शन लिया? क्या बीजेपी मेनका को दिखाएगी बाहर का रास्ता? क्या सपा या कांग्रेस के साथ जाएगी मेनका गांधी? इन सवालों से मेनका के होश ठिकाने लगा दिए हैं, क्योंकि मेनका गांधी को अब 100 करोड़ रुपए इस्कॉन को भरना पड़ सकता है। दरअसल इस्कॉन ने मेनका गांधी के खिलाफ 100 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा है। इस नोटिस को देखते हुए मेनका गांधी का सिर चकरा गया है। मेनका अब बस इसी टेंशन में है कि आखिर ये 100 करोड़ रुपए कहां से कैसे चुकाया जाएगा, घर बेचा जाएगा या फिर किसी के आगे हाथ फैलाया जाएगा। मेनका गांधी को ये अपनी बदजुबानी की सजा मिली है। मैडम साहिबा भूल गई थी कि वो सनातन को अपमान करने के चक्कर में क्या कुछ बोल रही है। दरअसल कुछ दिन पहले मेनका गांधी ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सेंसनेस यानी इस्कॉन पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा था कि इस्कॉन गौशालाएं स्थापित करता है और इसके लिए सरकार से जमीन का बड़ा टुकड़ा लेता है और असीमित लाभ भी कमाता है, गायों को कसाईयों को बेच देता है। मेनका के इस घिनौने बयान के बाद देश भर के हिंदू भड़क उठे। खुद इस्कॉन ने उनके बयान को बेतुका निंदनीय करार दिया और अब आकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। अब सवाल उठता है कि मेनका गांधी कैसे इस्कॉन के ऊपर हमला करने लगी है। सीधी सी बात है, इस्कॉन के ऊपर हमला होना मतलब हिंदुओं के ऊपर हमला होना, जैसा कि आजकल विपक्षी पार्टियों के कुछ बड़बोले नेता भी कर रहे हैं। अब मेनका गांधी को पता होना चाहिए कि इस्कॉन कोई छोटी मोटी संस्था तो है नहीं। अगर मेनका गांधी को इसके इतिहास के बारे में पता होता तो जानकारी लेती कि यूएसएसआर यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस के विघटन में एक कारण बताया जाता है कि ये कम्युनिस्ट देश धर्म से दूर रहते थे। लेकिन इस्कॉन जैसी संस्था जब यूरोप में पहुंची तो पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप के क्षेत्रों में भी इस्कॉन का प्रभाव बढ़ा और वहां भी हरे राम हरे कृष्णा के नारे गूंज उठे। अगर सनातन धर्म को मानने वाले ज्यादातर कोई लोग हैं तो वो यूरोपियन ही है। जब विदेशी हिंदुस्तान आते हैं तो सबसे पहले मथुरा वृंदावन का ही दौरा करते हैं। ये लोग इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। मतलब ये है कि अगर पूरी दुनिया में बेहतर तरीके से सनातन को आगे बढ़ाने में किसी ने भूमिका निभाई है तो वो है इस्कॉन, और उसका पूरा प्रभाव विदेश से आए लोगों में साफ देखने को मिलता है। यही चीज इस्कॉन के प्रभाव, उसके महत्व को दर्शाती है। अगर ये बात मेनका गांधी को पता होती तो शायद इस तरह का बेतुका बयान वो कभी न देती, लेकिन उनकी बौखलाहट की वजह है बीजेपी में उनका बेदखल होना। दरअसल अब मेनका गांधी के लिए बीजेपी में कोई जगह नहीं रह गई है। मेनका और उनके सुपुत्र वरुण गांधी दोनों को बीजेपी की तरफ से ये संकेत दिए गए कि दोनों का बीजेपी से पत्ता साफ होने वाला है। 2024 में इन्हें बीजेपी टिकट भी नहीं देगी, इसलिए माँ बेटे बिलबिलाए घूम रहे हैं। कुछ वक्त पहले वरुण गांधी भी मैदान में आए थे, सीएम योगी पर सवाल उठाए थे। उन्होंने लोगों से साफ शब्दों में कहा था कि धर्म के आधार पर, मंदिर के आधार पर, राम के आधार पर वोट मत दो। वोट किस आधार पर देना है ये अब वरुण गांधी बताएंगे। वहीं इस बीच जब मंच पर एक संत की बात आई तो वरुण गांधी कहते नजर आए कि इनसे पंगा मत लेना, इनके हाथ में कभी भी सत्ता आ सकती है। वरुण गांधी ने सीधा तंज योगी आदित्यनाथ पर कसा था।
उसके बाद से ही पार्टी ने अपने सभी कार्यक्रमों से इनका बहिष्कार कर दिया। यही वजह है कि मां बेटे आस्तीन का सांप बन बैठे और मौका मिलते ही सनातन के जरिए बीजेपी को डसने की कोशिश में लगे। डायरेक्ट तो ये लोग पार्टी छोड़कर जा नहीं सकते, क्योंकि फिर इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, और अगर जाएंगे तो सांसदी भी चली जाएगी। इसलिए बीजेपी का पल्ला पकड़े हुए हैं। कुछ वक्त पहले वरुण गांधी ने सपा या कांग्रेस के साथ जाने के संकेत भी दिए, लेकिन कांग्रेस में इनकी एंट्री हो ही नहीं सकी। वहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ऑलरेडी बैठे हैं। ये लोग नहीं चाहते कि फिर से कांग्रेस में मेनका आए, इसलिए मेनका वरुण सपा में अपना रास्ता देख रहे हैं। सपा यूपी में तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली सबसे बड़ी पार्टी है, तो इसलिए मेनका गांधी पहले से सनातन के खिलाफ बयानबाजी कर अपनी छवि सेट कर रही हैं, ताकि सपा में एंट्री मिले, जातिवाद कार्ड खेल सके, क्योंकि यहां आना है कि तो सिर्फ हिंदुओं को बांटना जरूरी होगा, सनातन को टारगेट करना होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सनातन धर्म के ऊपर आखिर ये विवाद पैदा क्यों किया जा रहा है। दरअसल इस तरफ के घिनौने बयान देकर हिंदू विरोधी गैंग हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान भी हिंदुओं में दरार पैदा करने वाला था। उन्होंने रामचरितमानस पर सवाल उठाया और कहा कि रामचरितमानस में निम्न जाति के लोगों के बारे में गलत टिप्पणियां की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपने धर्म के मकड़ जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपने धर्म के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान से न सिर्फ दलित कार्ड बल्कि ओबीसी कार्ड खेलने की भी खूब कोशिश की। उन्हें इस तरह का बयान देकर चालाकी ये दिखाई कि जिस तरीके से अभी हिंदुत्व की बात करके बीजेपी को चुनाव में फायदा मिल रहा है, उस हिंदुत्व को ही बांट दिया जाए, यानी हिंदुओं के बीच बीच ऐसी रेखा खींच दी जाए जिससे हिंदुओं के दो धड़े हो जाएं, लोग आपस में ही भिड़ जाएं और उससे पॉलिटिकल फायदा स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ सपा को मिले, बीजेपी को नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि ये जितने भी नेता हैं इन्हें धर्म संस्कृति से कोई लेना देना नहीं, इन्हें सिर्फ अपने वोट बैंक से लेना देना, फिर चाहे धर्मों के टुकड़े हो या फिर समाज बढ़ जाए। तो अभी बीजेपी की मजबूती की वजह से सपा हो या बसपा, तमाम नेताओं को आधार खसक गया है। अब इस आधार को मजबूत करने के लिए इन्होंने धर्म को एजेंडा बनाकर नया तरीका अपना लिया है, क्योंकि जब तक ये लोग जातिवाद की राजनीति नहीं करेंगे तब तक ये अपना वोट बैंक मजबूत नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब जातिवाद कार्ड खेलने वाले लोग हिंदुओं के ही टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की ही राजनीति देखें तो जब मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी बनाई तो बार बार इस लोगों ने शोर मचाया कि ये लोहियावादी है, ये समाजवादी है। लेकिन क्या समाजवाद इस बात की इजाजत देता है कि आप यादवों की पार्टी कहलाए, सिर्फ ओबीसी की पार्टी करें? क्या समाजवाद में स्वर्ण नहीं आते? दिक्कतें वहीं से शुरू हुई। फिर मायावती आई, उन्होंने दलितों पर राजनीति करते हुए अपनी पार्टी चमकाई, कहा कि वो दलितों के लिए काम करेंगी। अब इन लोगों से सवाल ये किया जाए कि अगर आप सिर्फ दलित, ओबीसी के लिए ही काम करेंगी तो बाकी जातियां कहां जाएगी? उस समय इन लोगों ने सिर्फ जातीय आधार पर ही राजनीति आगे बढ़ाई। यही काम कांग्रेस के राज में भी हुआ। कांग्रेस भी जातिवाद कार्ड खेलती थी, लेकिन कांग्रेस हर जाति का एक नेता क्षेत्रीय स्तर पर उतारती थी। जाति के आधार पर नेता खड़ा करके जातिवादी वोट लेने की कोशिश कांग्रेस करती रहती। लेकिन जब लोग धीरे धीरे कांग्रेस से नाराज हुए तो क्षेत्रीय पार्टी बनी, जिससे ज्यादातर ओबीसी और दलितों की पार्टियां शामिल थी। तो धक्के की शुरुआत यहीं से हुई। लेकिन सभी जातियों के वोट खिसकने का सबसे बड़ा धक्का इन्हें तब लगा जब बीजेपी उभरना शुरू हो गई और जब यूपी में योगी आदित्यनाथ सीएम बन गए। उनके बाद जब दूसरी बार 2022 में विधानसभा और 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए,
बीजेपी की बम्पर जीत हुई, ऐसे में तमाम पार्टियां सदमे में चली गई। क्यों? क्योंकि उनका दलित कार्ड भी फेल हो गया और ओबीसी कार्ड भी। और तो और बीजेपी का जो वोट परसेंटेज था वो जातीय आधार पर नहीं था, उसमें बड़ा विस्तार देखने को मिला। लोगों ने बीजेपी को वोट धर्म के आधार पर नहीं बल्कि काम के आधार पर दिया और कुछ सांस्कृतिक धर्म की रक्षा के आधार पर दिया गया। इसलिए जो मायावती जिस दलितों की बात करती हैं, उन दलितों में से 60% ने बीजेपी को वोट दिया। ओबीसी में गैर यादव 60 से 70% लोगों ने भी बीजेपी को वोट दिया। यादवों के भी 20% वोट बीजेपी के पाले में चले गए। तो यही बात इन लोगों को खल गई। अब इन लोगों को लग रहा है कि अगर जातीय आधार पर हिंदुओं को नहीं बांटा गया तो लोग अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाएंगे, बीजेपी हमें निकाल जाएगी। एक काम के आधार पर और दूसरी सांस्कृतिक और धर्म के आधार पर। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य का जिन बाहर निकला और हिंदुओं को बांटने का एजेंडा शुरू कर दिया। लेकिन जनता सब जानती है, इसी वजह से गद्दार नेता खुद ही अपनी बदजुबानी में फंस रहे हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।